हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। सबसे पहले आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल हम सबके लिए काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो, तो यही विश के साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड जो कैटेगरी है, टाइप सेकेंड वाली जो कैटेगरी है, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इस कैटेगरी का कंसेप्ट मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेस्ड ऑन द साइड की लेंथ। ठीक है, साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और कैसे पता करोगे कि साइड्स आपस में बराबर हैं कि नहीं? अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अपनाओगे। ये इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस एंड इसके बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? अगर आपको एक पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट x2 y2 दे रखा है तो उनके बीच का डिस्टेंस d वुड बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये एकदम क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप d1 निकालोगे, d2 निकालोगे, d3 निकालोगे। अगर ये तीनों बराबर हैं तो आप बोलोगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आप बोलोगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3, तो आप बोलोगे कि ये स्केलियन टाइप का ट्रायंगल है। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक और टाइप का ट्रायंगल पढ़ा था, राइट एंगल टू ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल है करके आप कैसे प्रूफ करोगे? आप ये डिस्टेंस निकालो d1, d2 निकालो एंड d3 निकालो। ठीक है, फिर इनके साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हो। आप बोलते हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये जो d1, d2, d3 अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रही है, पाइथागोरस थ्योरम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो आप बोलते हो कि वो एक राइट एंगल टू ट्रायंगल है। ठीक है, और फिर एक फर्दर क्वेश्चन बनता है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे? तो आपको एक बात याद रखनी है हमेशा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हमेशा इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, डन। तो हाइपोटेन्यूज जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गई तो बाकी जो दो साइड्स हुई वो इस लॉन्गेस्ट साइड से छोटी होंगी। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर बराबर आ जाए, d1 d2 के बराबर आ जाए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने d1 निकाला, d2 निकाला, d3 निकाला, d1 और d2 बराबर आ जाए, दैट इज परपेंडिकुलर और बेस बराबर आ जाए, और ये d1 d2 d3 पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करे, तब आप बोलोगे कि द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस टाइप ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। डन। तो ये सारी क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से देख लीजिए, और हमने एक क्वेश्चन भी करा था उस क्लास में, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो जरूर जाके एक बार देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन 2015 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, शो दैट द पॉइंट्स a, माइनस a, माइनस a एंड माइनस √3a, √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि अभी तक उन्होंने सारे डिस्टेंस के जो फॉर्मूले अपनाए थे वो सारे नॉर्मल पॉइंट्स पे अपनाए थे। उनमें कोई वेरिएबल नहीं था। जैसे इसमें एक वेरिएबल है a एक वेरिएबल है, जैसे x और y एक वेरिएबल होता है, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। उसी तरह यहाँ पर a जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस इस वेरिएबल के साथ ही अपना क्वेश्चन को शुरू करना है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 जनरल पॉइंट्स हैं, ये जनरल पॉइंट है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाते हैं। ठीक है, और जब आप ये प्रूफ कर लोगे उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आंसर। तो देखिए हम किस तरह से अपना आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको लिखने का तरीका भी बता देता हूं कि किस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी से करेंगे, बट आप पहला क्वेश्चन आराम से देख लो। आप लिखोगे लेट a, b माइनस a, माइनस a एंड c माइनस √3a, √3a be the 3 vertices of triangle। ठीक है,
अगर उसने क्वेश्चन में यहाँ इनका नाम पहले से दे रखा होता तो आप अलग से ABC नहीं लिख सकते थे, आपको वही नाम इस्तेमाल करना होता। बट यहाँ पर उसने कुछ नहीं दे रखा है तो आपने पहला स्टेटमेंट ये लिखना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है जिसका A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स आप लिखोगे। A वर्टेक्स आपने दे दिया A, A, B आपने दे दिया -A, -A एंड C आपने दे दिया -√3a, √3a। ठीक है, इस तरीके से आपने तीनों वर्टिसेस को बना लेना है। अगर आपको यहां समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां पे बना लेना। ठीक है, मैं यहां पर एक बार फिर से बना देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये तीन वर्टिसेस मिल गए ऑफ अ ट्रायंगल ABC। आपको पहले प्रूव करना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के लिए आप AB निकालोगे, BC निकालोगे एंड CA निकालोगे। तो आप पहले AB निकालो। आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, आप लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आपने इस तरीके का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने उसको डब्बे में बंद करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। इसका इस्तेमाल करते हुए आप जब AB निकालोगे तो AB आएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैंने क्यों प्लस लगा रखा है, और ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस किए थे उससे हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से करते हैं। तो a + a 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर का तो a बाहर आ जाएगा एंड 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2√2 आएगा। तो a भी आ गया 2√2 यूनिट्स। नेक्स्ट आप निकालोगे BC आएगा √x2 - x1। अब दोनों में ही माइनस लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा x2 - x1 -√3a प्लस a होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस √3a प्लस a होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको x2, y2, x1 और y1 माना, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा -√3 का स्क्वायर करोगे तो 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी भी एरर करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा, ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो जब आप इसको देख रहे हो तो 2√3a स्क्वायर एंड प्लस और माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। +3 + 1 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा √8a स्क्वायर BC। और जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस से देखो √8a स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, 2√2a यूनिट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सवाल किस टाइप का है। इस सवाल में क्या बोल रहा है, शो दैट, प्रूफ दैट। ऐसे सवाल हम पहले भी डील कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि जब भी सवाल में आए शो दैट या प्रूफ दैट तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन में वो बोल रहा है वो एक सच्चाई है, वो एक फिक्स्ड ट्रुथ है कि ये 3 पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो उसने आपको शो करने को बोला है या प्रूफ करने को बोला है। तो ध्यान रखो, अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है अगर वो इससे मैच नहीं करती है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बात कि या तो मेरी गलती यहाँ हुई है या फिर यहाँ हुई है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। और ये क्वेश्चन कितने इजी क्वेश्चन है इस वजह से बन जाते हैं बिकॉज आप देख रहे हो कि क्योंकि क्वेश्चन में शो दैट लिखा है तो ये इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो या तो यहाँ गलती हुई है या फिर यहाँ, और यहाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ये एक बड़ा टर्म है, बड़ा एक्सप्रेशन है और ये बड़ी चीज़ है जिसको लिखना में एरर हो सकती है। तो आप पहचान जाना तुरंत अगर ये सेम नहीं आया तो, वरना आप अब इजीली कर सकते हो इतना प्रैक्टिस के बाद, तो ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ए भी निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब हमें AC निकालना है।
तो उसको मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके होंगे अभी तक। तो इसके आगे बढ़ते हैं। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, उसके बाद ए सी निकालते हैं। तो ए सी आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। ये इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे एक प्लस वाला टर्म और एक माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 4 + 1 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर AC एंड दिस गिव्स 2√2a, ठीक है। और ये तीनों बराबर आने ही चाहिए, ये फर्स्ट वाली चीज, सेकंड एंड दिस थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ये चीज बराबर आनी ही चाहिए। ये अच्छा रहेगा कि आप एक ही झटके में, मतलब एक ही बार करो तो आपका इक्वल आ जाए, ठीक है। एरर नहीं करना, क्योंकि एरर करोगे तो फिर उसको ढूंढने में देर होगी, ठीक है, दिक्कत होगी, और ये सारी चीज़ें हैं जो टाइम वेस्ट आपका करते हैं। बट फिर भी आप कम से कम आपको इतना पता है कि अगर एरर हो गई तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि आपसे एरर हो गई है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में शो दैट या प्रूव दैट कर रखा है, ठीक है। अगर बोलता है कि चेक इफ द 3 पॉइंट्स फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि तब आपकी एरर होती है तो आपको पता नहीं चलता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बने, ठीक है। बट उसने बोला शो दैट या प्रूव दैट, तो आप पक्का समझ जाना, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। तो चलते हैं आगे। अब आप लिखोगे, क्योंकि ये तीन बराबर आ गए, तो आप लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द 3 sides are equal and the points A, B, C form an equilateral triangle, ठीक है। आप इसको थोड़ा ढंग से राइटिंग में लिख सकते हो। तो नाउ यू कैन राइट दिस कि ये 3 पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, उसने क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक है। ये भूलना मत, ये कई बच्चे यहाँ पर फिर एरर करेंगे। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पर एरर के चांसेस हैं इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4a स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है? अगर देखो कोई ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन वाला a नहीं है, ये अलग है, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये अलग पार्ट है। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है और तीनों साइड्स की लेंथ a यूनिट्स है, डन, a यूनिट्स ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका जो एरिया होगा वो इस फॉर्मूले से गिवन होता है √3/4a स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा √3/4, और इसकी साइड लेंथ कितनी है? जितनी AB BC CA, ये तीनों की साइड लेंथ, ठीक है, वो यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 2√2a का स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 2√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अंदर का पार्ट। देखो, इसका 8a स्क्वायर का अंडर रूट लेने पर ये मिला, तो इसका स्क्वायर करने पे 8a स्क्वायर आएगा, डन। तो ये पूरे को सॉल्व करोगे जब आप, तो 8a स्क्वायर आएगा, 8a स्क्वायर आएगा, तो 4 से 8 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2√3 एंड a स्क्वायर वैसा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मुश्किल नहीं आएंगे, क्वेश्चंस इजी आएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, और एरर जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ हो सकती है वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। बस आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो तो आपका बोर्ड का एग्जाम ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। ईजिली आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो, जब मैं 10th का बोर्ड का एग्जाम मैंने दिया है तो मैं घर आके ये बोल सकता था कि मेरे 95 मार्क्स आएंगे, और मेरे एग्जैक्टली 95 मार्क्स आए। मुझे पता है कि मेरे
2 क्वेश्चंस में एरर हुई थी मुझसे, वो 2 क्वेश्चन मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करवाया था, बट उन 2 क्वेश्चंस के अलावा मैं ये डैम श्योर हूँ कि मैंने जितना अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा था उसमें से जो एग्जामिनर था वो एक कहीं पर भी एक पेन नहीं लगा सकता था, ठीक है, ये मैं श्योर था। और मेरे बोर्ड एग्जाम में 10th में 95 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप श्योर हो जाते हो कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, और आप अपनी ही गलती को चेक कर सकते हो। जब आप खुद चेकर बन जाओगे, चेक करने वाले एग्जामिनर की तरह देखोगे अपनी कॉपी को, तो आपसे गलतियां फिर नहीं होंगी, ठीक है। आप अपनी कॉपी वैसे बनाओ जैसे अगर आप खुद एग्जामिनर होते तो आप देखना चाहते, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर सोसाइटी में भी हो तो आप वैसे इंसान बनो जैसे आप दूसरों को चाहते हो कि वो आपके लिए हो, ठीक है। कोई इंसान को देख के आपको लगता है कि ये अच्छे इंसान है, तो उनकी तरह नहीं, एक अच्छे इंसान खुद भी बनो, एक ऐसे इंसान बनो जैसा आप खुद अपने लिए चाहते हो कि आपके साथ बिहेव हो, ठीक है। वैसे ही आपकी कॉपी ऐसी बनाओ जैसे अगर आप खुद एग्जामिनर होते तो आप चाहते कि आपको ऐसी कॉपी मिले चेक करने को, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपको समझाता हूँ। शो दैट A 6,4, B 5,-2 and C 7,-2 are the vertices of an isosceles triangle। इस बार आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उनका नाम भी दे दिया उसने, ठीक है। तो इस बार आपको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। शो मतलब ये बात सही है, आपको बस उसे लिख के दिखा देना है, ठीक है। तो शो दैट A, B and C are the vertices of an isosceles triangle, ठीक है। isosceles triangle जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A। ये एक नया शब्द है, शायद बहुतों ने पहली बार सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आया है 2010 में, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनाना है। आपको नहीं पता कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, ठीक है। तो फिलहाल आप बस A, B एंड C लिख दो, एंड A की जगह आप लिखो 6,4, B की जगह आपने लिखा 5,-2 एंड C की जगह आपने लिखा 7,-2, ठीक है। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे अपना क्वेश्चन आंसर 3? आप लिखोगे लेट A 6,4, B 5,-2 एंड C 7,-2 be the given 3 points, ठीक है। देखो एक एरर और जहां पे बच्चे गलती करते हैं, और ये बहुत कॉमन सी एरर है, और अगर ये एरर हुई तो आपको बहुत पछतावा होता है। एग्जामिनेशन की जो आपका क्वेश्चन शीट होता है, क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, और जब आप उसको नोट करते हो अपनी कॉपी में, तो कई बार क्या होता है कि माइनस को लिखना आप भूल जाते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में -a, जैसे यहाँ पर है 4,0 -4,0 एंड यहाँ पे सपोज होता है 6,0, तो कई बच्चे इस -4,0 को नोट करते वक्त 4,0 कर देंगे गलती से, भूल में, ठीक है। वो ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ -4 है, और उसके बाद अगर आप पूरा सवाल सही करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सवाल का आंसर गलत आएगा। डन। तो ये ध्यान रखना कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर से डेटा कॉपी करते हो अपने आंसर शीट में, तो वो डेटा एग्जैक्ट सही होना चाहिए। एक बार किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का करो, चाहे किसी भी चैप्टर का करो, डेटा गलत मत करना। एक बार लिखने के बाद क्रॉस चेक जरूर कर लेना क्वेश्चन पेपर से कि यही डेटा गिवन था कि नहीं, ठीक है। एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, और अगर ये होती है तो बहुत पछतावा होता है बाद में, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। तो लेट ABC बी द गिवन 3 पॉइंट्स। तो उसके बाद फिर टू प्रूफ, ये गिवन हो गया, और फिर प्रूफ क्या करना है, ABC इज आइसोसेलेस, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप देखो क्या करना है, अब आप AB निकालोगे। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, तो फॉर्मूला यूज करके आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हो। उसके बाद AB निकालो, AB आएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 2 is 6, 6 का स्क्वायर इज 36, तो √37। डन। नेक्स्ट BC निकालो, ये हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 7 - 5 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर √4 एंड दिस गिव्स 2।
उसके बाद सी ए निकालो, सी ए हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे 6 माइनस 7 इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, 4 + 2 इज 6 का स्क्वायर 36, तो फाइनल आंसर इज √37। डन। तो अब आप देखो इसमें दो टर्म्स इक्वल हैं और वो आनी चाहिए। ये बात आपको तभी पता चल जानी चाहिए जब आप देखते हो शो दैट, एंड अब आप देखते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ही आपने ये शब्द दो देखे आपके दिमाग में पक्का आ जाना चाहिए कि ये दो कोई ना कोई दो साइड्स इक्वल आएंगी ही आएंगी, बिकॉज यहाँ पे शो है और प्रूव है। ठीक है, अगर चेक वेदर होता तो मुश्किल सवाल होता। ठीक है, बट यहाँ पर इजी क्वेश्चन हो गया। तो अब आप लिखोगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, तो यहां पर आपका एक पार्ट खत्म होता है, एक पार्ट आपके क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। अब आपको मीडियन की लेंथ बतानी है थ्रू ए। तो मैं ये सवाल हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मैं वापस से लिख लूंगा। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए बतानी है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि मीडियन क्या होता है। बच्चों देखो, जैसे अगर आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, तो मीडियन एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है, अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो मीडियन है क्या? ये एक लाइन है। कैसी लाइन? एक स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो ये बात जानो कि एक मीडियन है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से शुरू होती है। डन। और खत्म कहां होती है? एंड्स। खत्म कहां होती है? एट द सेंटर या मिड पॉइंट ऑफ साइड इन फ्रंट। जिस वर्टेक्स से ये शुरू होती है ट्रायंगल के, ठीक है, उस वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है उस साइड के सेंटर पर जाकर ये खत्म होती है। डन। और ये एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज आपको कहां से मीडियन बताना है? ए से। तो ए से मीडियन क्या होगा? ए से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सामने वाली साइड कौन है? ए पॉइंट के सामने कौन होगा? बी सी। बी पॉइंट के सामने कौन होगा? ए सी। सी पॉइंट के सामने कौन होगा? ए बी। ठीक है, तो ए से शुरू होना है और बी सी के सेंटर पे जाके एंड होना है। तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन को आप बोलोगे मीडियन। तो दिस इज द मीडियन, रिक्वायर्ड मीडियन। हम इसका नाम दे देते हैं ए डी। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए डी। तो अब आपको क्या करना है कि इस मीडियन की लेंथ बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, एक काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो ये है कि आपको सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट पता करना होगा इस तरीके से कि ये डिस्टेंस इसके बराबर हो, क्योंकि ये मीडियन की डेफिनेशन में आता है। एट द सेंटर ऑफ द साइड इन फ्रंट, मतलब बी डी वुड बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो आप डी के कोऑर्डिनेट को किस तरह से पता कर सकते हो? ये कंसेप्ट बेसिकली तो मिड पॉइंट थ्योरम से आता है, और मिड पॉइंट थ्योरम हम तब बताते हैं जब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला के अगला वाला पार्ट है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के बाद बताना चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पर एक बस रूल बता दे रहा हूँ। बाद में इसको ढंग से बता दूंगा एक्सप्लेन करके कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव करके कैसे आता है। तो देखो इसका कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। देखो आपको बोल रहा है ना कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालो, तो मतलब आपको एडी की लेंथ बतानी है। अब एडी की लेंथ आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से बतानी होगी। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए आपको डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि जैसे ही डी का कोऑर्डिनेट मिला आपने एडी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और आपको आंसर मिल गया। तो डी पॉइंट को फाइंड करने का तरीका ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखा है तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ठीक है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, सपोज कर लो ये आपको एक पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट है x2, y2 और ये पॉइंट है x1, y1। तो आपसे कोई अगर पूछे कि इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड पॉइंट में कोऑर्डिनेट का मतलब एक x वाला पार्ट होगा, कॉमा
y वाला पार्ट होगा, तभी वो कोऑर्डिनेट बनता है। तो x वाला पार्ट फाइंड करने के लिए आप इसके x को इसके x से जोड़ो, x1 प्लस x2 करो एंड पूरे को डिवाइड कर दो 2 से। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 होल अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो यही फॉर्मूला अगर आप d के लिए फाइंड करो, अब मैं ये पार्ट हटा देता हूं बाकी का। तो यहां से आप कोऑर्डिनेट ऑफ d फाइंड करो, कोऑर्डिनेट ऑफ d। ये फॉर्मूला मैं आपको बाद में फिर से डिराइव करूंगा जब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये फॉर्मूला बाद में फिर से आएगा। ठीक है, फिलहाल आप बस इसको एज अ रिजल्ट याद रख लो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d आ जाएगा 5 प्लस 7 अपॉन 2 कामा -2 अपॉन 2। समझ गए ना, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 12, 12 बाई 2 6 एंड -4 अपॉन 2 -2। ठीक है, ये आ गया d का कोऑर्डिनेट। देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन AD इज इक्वल टू, अब आपको a का कोऑर्डिनेट पता है, d का कोऑर्डिनेट पता चल गया, AD का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, तो AD का लेंथ पता चल जाएगा। तो आप निकाल लोगे, ये d के कोऑर्डिनेट हो गए और यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आप इसका आंसर निकाल लेना, AD को कैलकुलेट कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ कि AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी। AD की वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट्स। ठीक है, AD को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 यूनिट्स। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ -4,0 एंड 4,0 ये दो पॉइंट्स दे दिए लेकिन इनका नाम नहीं दिया। ठीक है, आर द 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल किस तरीके का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके 2 वर्टिसेस आपको दे दिए हैं और बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स थर्ड वर्टेक्स। आपको तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार जरा सोचो कि आंसर कितना या कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो एक बार जब अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करो रफ में, ठीक है, रफ में ये काम रफ में आपको बस अंदाजा लगाना है। तो -4,0 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा, +4,0 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। तो 2 कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ मिल गए। ठीक है, तो अगर, और हाँ एक बात आपको ये पता है कि ये 0,0 है और ये है -4,0 और ये है +4,0। ठीक है, 4,0 -4,0, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। मतलब ये जो y एक्सिस है ये उसके बीच से जा रही है, जैसे हमारी एक बॉडी है ना, सिमेट्री है। ठीक है, एक सेंट्रल लाइन से सिमेट्री है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो उसी तरह ये जो कोऑर्डिनेट है ये सिमेट्री है और ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होगी कि जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो कहीं ना कहीं इस सिमेट्री लाइन पर लाई करेगा। ठीक है, मैं कहने का चाह रहा हूं, अगर ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर आप इसको एकदम बीचों बीच काटो या ऐसा करो, इस मिड लाइन से इसको फोल्ड करो और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करो कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो आप ये देखोगे कि ये पॉइंट एकदम इसके बीच वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये जो सेंटर लाइन है ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी, या कहो कि तीसरा वर्टेक्स इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको हिंट लगेगा। तो अब आप ये बताओ कि जो तीसरा पॉइंट होगा वो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। हो सकता है तीसरा पॉइंट ये हो, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, देख रहे हो आप, या हो सकता है तीसरा पॉइंट ऐसा फॉर्म हो जाए और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये पॉसिबल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर पॉसिबल है जब ये और ये पॉइंट फिक्स है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हो सकता है कि ये पॉइंट जैसे A और B है तो C पॉइंट यहाँ हो सकता है या C पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो इससे आपको 2 हिंट मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला, इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स होंगे, कोई एक आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर होंगे। दूसरी बात, जो दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, जो दोनों आंसर मिलेंगे, उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज वो दोनों पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, बिकॉज y एक्सिस इज द सिमेट्री। आपको डेटा इस तरह से दे रखा है कि y एक्सिस बिकम सिमेट्री, y एक्सिस सिमेट्री है तो जो दोनों पॉइंट होंगे वो y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि y एक्सिस के ऊपर एक जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, y, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जैसे 0, 1, 0, 2, 0, 3, ये सारे पॉइंट्स y एक्सिस पर है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे,
पहला बात, दोनों पॉइंट आपके y एक्सिस पे मिलेंगे, मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और दूसरे का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। न्यूमेरिकली दोनों सेम होंगे, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव में होगा। आपको देखो कितना हिंट मिल गया, सिर्फ एक लॉजिकली आपने सवाल को सोचा, ठीक है। तो सवाल मिलते ही ये नहीं कि उसको भीषण तरीके से शुरू कर दिया कॉपी में करना एकदम फुल स्पीड में, ठीक है, उससे एरर के चांसेस है। जरा एक बार रुक के सोच लेना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन। ये कंसेप्ट हो सकता है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो, तो चलते हैं इसी पे बेस्ड इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। या मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे दे दूँ। मैंने कंसेप्ट तो आपको पूरा बता दिया, होमवर्क पे दे देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क पे खुद से करोगे, ठीक है। आप खुद से कर लेना। देखो करना किस तरीके से है, लेट द पॉइंट ए एंड बी बी गिवन, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, लेट एक्स कामा वाई बी द थर्ड वर्टेक्स। तो चलो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे लेट ए -4,0 बी 4,0 बी द गिवन 2 पॉइंट्स, लेट सी एक्स कामा वाई बी द थर्ड पॉइंट, ठीक है। लेट द थर्ड पॉइंट बी एक्स कामा वाई। तो आप इस ट्रायंगल को इस तरह से लिख सकते हो, a -4,0 b 4,0 एंड c x, y, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये दोनों अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो AC निकालोगे, AB निकालोगे और BC निकालोगे, ये तीनों इक्वल आने चाहिए। और ये डिस्टेंस आपको पता है, आप इजीली निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले फाइंड करो AB। तो AB हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे, 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर इज 64 एंड √64 वापस से वो 8 बन जाएगा, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, बीच में 0,0, 0 से 4 यूनिट इधर तो 4,0 एंड 4 यूनिट पीछे तो 4 -4,0, तो 4 इधर मिलके बन गया 8, ठीक है। ये होना भी चाहिए, दिस इज 8 यूनिट्स AB। तो अगर आप AC निकालो उसको भी 8 होना चाहिए, तो AC निकालो तो AC आ जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8 बिकॉज AC की वैल्यू है 8। ध्यान रखना 8 का स्क्वायर नहीं, बिकॉज AC की वैल्यू है AB के बराबर, दैट इज 8। तो जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x² + 16 प्लस 8x प्लस y² इज इक्वल टू 64। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अगर आप AC निकाल दिया, अब आप BC निकाल लो। अब आप BC निकालो तो ये हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8 अगेन बिकॉज BC इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, अब आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ और ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा x² + 16 - 8x प्लस y² इज इक्वल टू 64। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब आप फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैसे, आपस में माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x² और -x² कैंसिल, +16 - 16 कैंसिल, ठीक है। y² - y² कैंसिल, 64 - 64 कैंसिल, बचेगा क्या 8x एंड प्लस 8x, क्योंकि पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x + 8x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 0 और ये होना भी चाहिए था बिकॉज हम जानते थे कि जो थर्ड वर्टेक्स होगा वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है और y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका x = 0। अब इस x = 0 को आप पुट कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इस x = 0 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो आपको आएगा क्या, आंसर आएगा x² मतलब 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 8x मतलब 0, तो ये दोनों तो 0 हो गए, बचा y² + 16, y² + 16
इज इक्वल टू 64। सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, 64 में से 16 जाएगा, 48 आएगा। और यहां से आप जब y निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 48। एंड अंडर रूट 48 आप कैसे निकालते हो, 48 का प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, देन 3 से 1। तो ये पेयरिंग बन गई। तो इनमें से एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा, तो 2 एंड 2 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 विद साइन प्लस एंड माइनस। समझ में आ रहा है प्लस माइनस क्यों लग गया, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर था और जब y की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 48 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका y की वैल्यू निकल गई। तो आप फिर फाइनली जो लिखोगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप फाइनली ये लिखोगे, the third vertex will be, the coordinate of the third vertex will be, the coordinate of the third vertex will be C 0, ऊपर की बात अगर करोगे y एक्सिस के ऊपर, सॉरी x एक्सिस के ऊपर, तो प्लस 4 रूट 3 और C 0, माइनस 4 रूट 3। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था उस कंसेप्ट से ही याद रखना, ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर हैं और ये पॉइंट y एक्सिस पर है, और ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है कि ये नीचे हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जब आप ऊपर का पॉइंट लिखोगे तो 0, प्लस 4 रूट 3 और नीचे का पॉइंट लिखोगे तो 0, माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 2014 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करोगे, कंसेप्ट अपना डेवलप करो और धीरे धीरे आप बढ़ते हुए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का और फिर ये टॉपिक एंड। क्वेश्चन देखिए, शो दैट triangle ABC where A -2, 0, B 2, 0 and C 0, 2 and PQR where P is -4, 0, Q is 4, 0 and R is 0, 4 are similar। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपको इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ी होगी, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तब हम वहां से सीखेंगे कि सिमिलर क्या होता है। जब दो चीजें सिमिलर होती हैं, सिमिलर मतलब एक जैसा दिखने वाली, भले ही साइज में छोटी बड़ी हो सकती है बट एक जैसे दिखने वाली। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा कि ये बच्ची तो अपनी मम्मी की तरह दिखती है। ठीक है, तो वो सिमिलर हो गया। सिमिलर मतलब शेप उनका सेम होगा, साइज भले ही उनका मैटर कर जाए। ठीक है, जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये और एक ये छुटकू और एक बड़ा सा मुटकू। ठीक है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट होता है एकदम मिरर इमेज, मतलब अगर आपने उनको एक के ऊपर एक रख दिया तो वो ओवरलैप कर जाएंगे, दैट इज कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी आप पीछे क्लास में पढ़ चुके होंगे। कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है एकदम मिरर इमेज, एक के ऊपर एक रखो तो ओवरलैप कर जाएंगे, आप ऐसे करके नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा आगे कौन सा पीछे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। एंड जब एक जैसा दिखने वाला हो, ठीक है, एक जैसा दिखने वाला हो तो उनको सिमिलर बोलते हैं। और सिमिलर की प्रॉपर्टी ये होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि साइड्स उनके प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है तो सिमिलर ये तब होंगे जब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, जब उनके साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल में होंगे या साइड्स उनके आपस में जो रेशियो बनाएंगे वो कांस्टेंट होगा सारे पेयर्स के लिए, सारे करस्पॉन्डिंग पेयर्स के लिए, तब आप बोलोगे वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट इसका बता दिया आपको यही प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR ये आपस में सिमिलर हैं। ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग से टाइप का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब उनको दो से ज़्यादा चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बनाना होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल चैप्टर का कंसेप्ट उठा के उन्होंने कोऑर्डिनेट में एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। किस तरह से करोगे, आप AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे, PQ QR PR 6 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप ये रेशियो चेक करोगे, फॉर सिमिलैरिटी AB अपॉन PQ मस्ट बी इक्वल टू AC अपॉन PR मस्ट बी इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर जा रही है तो आप बोलोगे कि वो
सिमिलर हैं, और अगर नहीं कर रही है तो आप बोलोगे कि वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और अगर नहीं होगा आप हमें बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक बेस्ड ऑन ट्रायंगल कंप्लीट होता है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये 5 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में करा था जिसपे जो था राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इसके बाद इस टॉपिक के अंडर का कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का थर्ड पार्ट कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें वो पूछता है कि प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस, फॉर्म अ रोम्बस बट नॉट अ रेक्टेंगल, फॉर्म अ रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, या सिर्फ बोले फॉर्म अ रोम्बस, फॉर्म अ स्क्वायर, या फिर बोले फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका कंसेप्ट और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। धीरे धीरे हम नेक्स्ट लास्ट में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप आराम से करिए। ठीक है, साथ में अपनी मेहनत खूब अच्छे से करिए, और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू आप सबको फिर से एक बार। तो इस क्लास में बस इतने ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।